जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग कैरेज एंड वागन वर्कशॉप पेराम्बूर चेन्नई का JEE डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 3 अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए आज सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो चलिए डायरेक्ट 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव। तो यहीं पर देखिए आप लोग के लिए यहीं पर क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का, कि आप लोग का जो अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय रहेंगे, क्या ये मैटरनिटी लीव के लिए, मातृत्व अवकाश के लिए एलिजिबल है। तो यहीं पर आप लोग का आंसर जो हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। एकदम सही है ये स्टेटमेंट। अगर कोई भी अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉई अगर वो कंडीशन फुलफिल करते हैं, एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं, तो उनको ज़रूर अनमैरिड होने पर भी उनको मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स, हाउ मैनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। तो यहीं पर देखिए डिपेंडेंट को इंक्लूड करके जो प्रिविलेज पास में टोटल मेंबर कितना संख्या रहेगा, टोटल मेंबर कितना हो पाएंगे। अगर डिपेंडेंट को इंक्लूड करते हैं प्रिविलेज पास में, टोटल मेंबर यहीं पर इंक्लूडेड हो जाएंगे 5 की संख्या में, ऑप्शन ए के साथ। चलिए द लेवलिंग वाल्व कनेक्ट्स टू एडजस्ट टू द एयर स्प्रिंग टू द रिमूव प्रेशर इनटू द एयर स्प्रिंग व्हेन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का एयर स्प्रिंग जो है इसका कनेक्शन लेवलिंग वाल्व एडजस्ट के साथ कर देगा। कौन सा कंडीशन में? तो जब देखा गया है कि कोई भी कोच में अगर एक्सेस लोड है, ज़्यादा पैसेंजर है, तो कोई भी एक स्टेशन में अगर एक ही साथ लोड डिक्रीज हो जाता है या पैसेंजर उतर जाते हैं, यही कंडीशन में जो लेवलिंग वाल्व है एयर स्प्रिंग का कनेक्शन एडजस्ट के साथ कर देता है, ताकि एक्स्ट्रा प्रेशर ये एडजस्ट के द्वारा निकल जाता है और एयर स्प्रिंग का हाइट बराबर मेंटेन होके रहेगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर लोड डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ। चलिए मैक्सिमम एयर प्रेशर अवेलेबल इन एयर स्प्रिंग। तो जैसे कि एयर स्प्रिंग FP के साथ कनेक्टेड है, तो ये कंडीशन में जो मैक्सिमम प्रेशर जो अवेलेबल होगा एयर स्प्रिंग में 6 kg/cm² होगा, ऑप्शन ए के साथ। चलिए डुप्लेक्स वाल्व कनेक्ट्स बिटवीन। तो यहीं पर देखिए जो DCV रहता है, डुप्लेक्स चेक वाल्व रहता है, ये आप लोग का कनेक्शन करता है किस किस का बीच में ये कनेक्ट रहता है या किसको कनेक्ट करता है। तो ये आप लोग का जो एक बोगी में 2 एयर स्प्रिंग जो रहेंगे, इन्हीं का बीच में ही DCV फिट होता है। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग का 2 एयर स्प्रिंग है, 2 एयर स्प्रिंग को ही ये DCV डुप्लेक्स चेक वाल्व ये कनेक्ट करता है। और ये आप लोग का कब एक्चुएट्स होता है, कब एक्टिवेट हो जाता है? जब 2 एयर स्प्रिंग के बीच में प्रेशर डिफरेंस 1.5 kg/cm² प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है, एबव हो जाता है, तो ये कंडीशन में दोनों तरफ का एयर स्प्रिंग में प्रेशर या इसका हाइट को मेंटेन करने के लिए ये DCV एक्चुएट्स हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अगर दोनों एयर स्प्रिंग का बीच में प्रेशर का डिफरेंस 1.5 kg/cm² से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या होगा? जो डुप्लेक्स चेक वाल्व ये 2 एयर स्प्रिंग के बीच में रहता है, ये कनेक्ट 2 एयर स्प्रिंग को ही करता है एक बोगी में, ऑप्शन सी के साथ। चलिए फीवा मीन्स, यहीं पर फीवा का पूर्ण रूप पूछा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, ऑप्शन सी के साथ। चलिए तो एक कोच में 2 फीवा पैनल या 2 फीवा डिवाइस इंस्टॉल होता है,
इसके साथ साथ 4 की संख्या में फीवा इंडिकेटर रहता है। LHB कोच सब शेड्यूल 2 and 3 आर कैरिड आउट एट। तो यहीं पर आप लोग का जो सब शेड्यूल 2 और 3 है LHB कोचेस के लिए, इसको वर्कशॉप में ही किया जाता है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। और प्राइमरी डिपो में जो LHB कोचेस का शेड्यूल है D1, D2, D3, और जो प्राइमरी डिपो में इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, ठीक है, वो कंडीशन में SS1 भी किया जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ LHB कोच सब शेड्यूल 1 इज, यहीं पर देखिए LHB कोच के लिए सब शेड्यूल 1 का यहीं पर फ्रीक्वेंसी या इसका पीरियोडिसिटी पूछा है, जो कि आप लोग का 18 महीना या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले होगा, यही कंडीशन में LHB कोच का SS1 किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर आप लोग का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये क्या होगा, आप लोग ए के साथ चलिए। इसी हिसाब से SS2 सब शेड्यूल 2, ये इसका फ्रीक्वेंसी कब है, इसका सीधा डबल कर दीजिए, जैसे कि 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर। इसी हिसाब से अगर SS3 का फ्रीक्वेंसी, यहीं पर SS3 का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इसका फिर से डबल कर दीजिए, 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन CVC एबव रेल फॉर एन एम्प्टी व्हीकल। तो यहीं पर देखिए एम्प्टी व्हीकल के लिए आप लोग का यहीं पर CVC हाइट या बफर हाइट मैक्सिमम कितना होगा पूछा है, जो कि ये 1105 mm हो जाएगा। और लोडेड कंडीशन में ये आप लोग का 1030 mm, ये लोडेड कंडीशन में ये मिनिमम हो जाएगा 1030 mm। इसी हिसाब से आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रोडक्शन यूनिट के लिए और वर्कशॉप के लिए मिनिमम बफर हाइट कितना होना चाहिए। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज आर प्रोवाइडेड ऑन 3 टायर नॉन AC स्लीपर कोच। तो यहीं पर 3 टायर नॉन AC स्लीपर कोच के लिए इमरजेंसी विंडो का संख्या पूछा है, आपातकालीन खिड़की इमरजेंसी विंडो, जो कि 4 के संख्या में रहता है। PVC स्टैंड्स पर, तो यहीं पर PVC का पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन ए के साथ चलिए। PEASD स्टैंड्स पर, यहीं पर जो पिस्ट या PEASD पिस्ट, इसका फुल फॉर्म पूछा है, पूर्ण रूप पूछा है, जो कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस या सिग्नल डिवाइस होता है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन ए के साथ चलिए, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। इमरजेंसी अलार्म पुल बॉक्स प्रोवाइडेड इन LHB कोच कैन बी रीसेट। तो LHB कोच में जो अलार्म चेन पुल बॉक्स होता है, इसको कैसे रीसेट करेंगे, तो जहाँ से ही अलार्म चेन पुल आप लोग किए हैं वहीं से ही इसको रीसेट करना पड़ता है। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, तो यहीं पर देखिए फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट हैज बीन पुल्ड, ऑप्शन सी के साथ चलिए। जैसे कि स्पेशल आप लोग का की रहेगा या स्पैनर रहेगा, तो इसके द्वारा ही इसको रीसेट किया जाता है। द मेथड यूज्ड फॉर जॉइनिंग PVC सीट ऑन फ्लोरिंग ऑफ ए कोच इज। तो यहीं पर देखिए जो PVC फ्लोर सीट ये रहता है, तो इसको जॉइन करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, जैसे कि फ्लोरिंग में PVC फ्लोरिंग किया जाता है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए हॉट एयर वेल्डिंग का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई यूज्ड फॉर फैंस एंड लाइटिंग इन LHB कोचेस। तो यहीं पर जो फैन और लाइट LHB कोच में, इसके लिए जो पावर सप्लाई आएगा
ये कितना वोल्ट होना चाहिए, तो ये 110 वोल्ट डीसी सप्लाई होना चाहिए। जैसे कि OHE से पावर सप्लाई आप लोग का 25 kV, ये आप लोग का इंजन से स्टेप डाउन होके 750 वोल्ट IV कपलर के माध्यम से ये आप लोग का कोच में आएगा। इसी हिसाब से ये फिर से स्टेप डाउन होके 415 वोल्ट। इसके बाद आप लोग का 110 वोल्ट डीसी ये रेक्टिफाई होगा। ये 110 वोल्ट जो डीसी सप्लाई होगा ये आप लोग का फैन और लाइटिंग पर्पज के लिए LHB कोच में यूज किया जाएगा। थिकनेस ऑफ कंप्रेस फ्लोर बोर्ड यूज्ड फॉर फ्लोरिंग ऑफ LHB कोच। LHB कोच में जो फ्लोरिंग के लिए कंप्रेस फ्लोर बोर्ड यूज किया जाएगा, इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, तो इसका थिकनेस 12 mm होना चाहिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसके साथ साथ अगर प्लाई यूज किया जाएगा इसमें तो 19 mm का प्लाई यूज किया जाता है इसके बदले में, तो 12 mm का कंप्रेस फ्लोर बोर्ड यूज कीजिए या 19 mm का प्लाई भी यूज कर सकते हैं LHB कोच का फ्लोरिंग के लिए। वाटर टैंक्स इन नॉन AC LHB कोचेस आर मेड ऑफ। तो यहाँ पर वाटर टैंक पूछा है नॉन AC LHB कोच के लिए, तो ये कौन सा मटेरियल से तैयार होता है, तो ये एल्यूमिनियम से तैयार होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो 72 का जो नॉन AC LHB कोच होगा ये एल्यूमिनियम से तैयार होता है। अगर AC कोच के लिए पूछा होता तो ये स्टेनलेस स्टील से तैयार होता है, ये भी याद रखिए। AC कोच में जो अंडरस्लंग वाटर टैंक रहता है ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार होता है। आउटसाइड कैलिपर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। आउटसाइड कैलिपर क्या मेजरिंग करने के लिए ये यूज होता है, तो सिंपली ये आउटसाइड डायमीटर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। डेस आर जनरली यूज्ड फॉर पुलिंग आउट नेल्स फ्रॉम वुड। तो यहीं पर कोई भी लकड़ी में अगर कांटी है तो ये नेल को ये पुल करने के लिए, निकालने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है पिंसर होता है, पिंसर। ऑप्शन डी के साथ चलिए। जैसन कक फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो हम लोग कोच में जैसन कक यूज करते हैं इसका दूसरा नाम जो ग्रेविटी कक भी होता है। तो ये जो ग्रेविटी होता है इसका प्रिंसिपल पर ही ये काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के ये प्रिंसिपल पर ही काम करता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। FRP स्टैंड्स पर, यहीं पर FRP का पूर्ण रूप पूछा है, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी पिल्फरेज। तो यहीं पर जैसे कि इसका फुल फॉर्म भी आता है APD, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है एंटी पिल्फरेज डिवाइस। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे कि नकल में नकल पिवट पिन रहता है तो उसका देखिए, उसका हेड में या इसका टेल में इसमें आप लोग का वाशर या कुछ भी ऐसा आप लोग का वेल्डिंग किया जाता है जिसके चलते कि इसको चोरी ना कर सके, नकल पिन निकाल के नकल को खोल के ले ना सके। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया गया है। ये भी आप लोग का जो वाशर वेल्डिंग कर दिया जाता है वो भी एक प्रकार का APD होता है। तो यहीं पर जो एंटी पिल्फरेज है इसका मीनिंग है जो आप लोग का प्रिवेंशन ऑफ थेफ्ट, चोरी से रोकने के लिए है ये यूज किया जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। गैस फील्ड इन सील्ड विंडो ग्लास यूनिट प्रोवाइडेड इन AC कोचेस। तो AC कोचेस में जो AC विंडो ग्लास के बीच में कौन सा गैस फिलिंग किया जाता है, तो यहीं पर आप लोग का जो गैस फिलिंग किया जाता है ये आर्गन गैस भी यूज किया जाता है, क्रिप्टन भी यूज किया जाता है। तो बोथ A एंड B हो जाएगा सही आंसर। एक्सपांड DEMU, तो
यहीं पर आप लोग का DEMU का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप पूछा है, तो DEMU का फुल फॉर्म हो जाएगा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग का सी के साथ चलिए, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इसी हिसाब से MEMU मेमू, इसका भी फुल फॉर्म पूर्ण रूप आता है, तो इसका हो जाएगा मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। BP प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन, तो वर्किंग ट्रेन में BP प्रेशर कितना हो जाएगा 5.0 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए के साथ चलिए, अगर FP के साथ FP का प्रेशर पूछा होता वर्किंग ट्रेन में 6.0 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। POH ऑफ बक्सन वागन इज डन एट द इंटरवल ऑफ डेज मंथ, तो सिंपल ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पीरियोडिकल ओवरऑलिंग करेंगे बक्सन वागन के लिए, इसका इंटरवल कितना होगा 54 मंथ होगा, जो कि ये आप लोग का सब्सिक्वेंट POH है। अगर न्यूली बिल्ड के लिए अगर पूछा होता, न्यूली बिल्ड बक्सन वागन के लिए फर्स्ट POH जो कि 72 मंथ या 6 ईयर में होता। DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश डेस फायर, तो यहीं पर देखिए ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का जो अग्निशामक रहेगा, ये हर किसी प्रकार का आप लोग का आग को बुझा सकता है, जैसे कि डीजल से लगा हुआ, इलेक्ट्रिक से लगा हुआ या पेट्रोल से लगा हुआ आग को ये बुझा सकता है। तो यहीं पर आप लोग का आंसर डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। एक्सेल इज चेक्ड बाय, अगर आप लोग का एक्सेल में कोई क्रैक है, इंटरनल क्रैक है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए, जांच करने के लिए, आंतरिक अगर दरार है तो UST टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। एक्सेल इज चेक्ड बाय UST। डेस बियरिंग इज यूज्ड इन केसनफ बॉगी, केसनफ बॉगी में कौन सा बियरिंग यूज किया जाता है, यहीं पर CTR भी यूज किया जाता है। कैटरिज टेपर रोलर बियरिंग, तो यहीं पर LHB कोच, वंदे भारत कोच या गुड्स वागन में CTR भी यूज किया जाता है, ये याद रखिए। इसी हिसाब से ICF कोच में स्फीयरिकल रोलर बियरिंग, लोकोमोटिव और UIC बॉगी में ये CRB यूज किया जाता है, सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। ये जरूर ये डेटा आप लोग याद रखिए। इन 1 यूनिट ऑफ BLC वागन देयर आर डेज कर B यूनिट, तो एक BLC वागन में एक यूनिट में कितना B कार रहता है, यहीं पर क्वेश्चन है। तो यहीं पर सिंपल ये 3 B कार यूनिट रहता है, जैसे कि एक यूनिट में 5 वागन रहेगा, दोनों एंड में A कार रहेगा और बीच में आप लोग का 3 B कार रहेगा। लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन ए वागन इज डेज mm, तो फ्लैट टायर लिमिट पूछा है वागन का केस में, जो कि 60 mm होता है। ये अगर लोको या कोच के लिए पूछा होता तो ये 50 mm होता। AAC इज फॉर डेस आइटम, तो यहीं पर AAC कौन सा आइटम के लिए होता है, ये स्टॉक आइटम के लिए हमेशा होता है। तो यहीं पर जो AAC है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, AAC का फुल फॉर्म होता है एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन या एवरेज एनुअल कंजप्शन, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि स्टॉक आइटम के लिए होता है। मशीन इज नॉट यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ गियर टीथ, तो यहीं पर जो ऑप्शन में दिया गया कौन सा मशीन में गियर टीथ नहीं कट कर सकते हैं, तो जैसे कि लेथ में गियर आप लोग गियर टीथ कट कर सकते हैं, बना सकते हैं, मिलिंग में भी बना सकते हैं, मिलिंग मशीन में, और स्लॉटर मशीन में, स्लॉटिंग मशीन में भी बना सकते हैं। लेकिन ग्राइंडिंग मशीन में आप लोग गियर टीथ कट नहीं कर सकते हैं, या इसमें गियर टीथ आप लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। डेस इज टेस्टेड बाय जैगलो टेस्ट,
तो यहीं पर देखिए जैगलो टेस्ट के बारे में बोला गया है। तो जैगलो टेस्ट का माध्यम से क्रैक को डिटेक्ट किया जाता है, जांच किया जाता है। तो क्रैक इज टेस्टेड बाय जैगलो टेस्ट, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो यहीं पर आप लोग का जैगलो टेस्ट कैसे किया जाता है, तो जैसे कि जैगलो टेस्ट रोलर बियरिंग के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो पहले आप लोग विजुअल इंस्पेक्शन कीजिए, उसके बाद रोलर बियरिंग को जो एक केमिकल लिक्विड टैंक में इसको डीप करना है, डुबाना है आधा घंटा के लिए। उसको आप लोग डीपिंग करके रखिए, डीप करके रखिए। उसके बाद साफ कपड़े में इसको क्लीन कीजिए। इसके बाद आप लोग डेवलपर स्प्रे करना पड़ेगा। डेवलपर स्प्रे करने के बाद इसको कोई भी एक डार्क रूम में अंडर अल्ट्रा वायलेट रेट जो यूवी रे में इसको चेक करेंगे। तो अगर कहीं पर क्रैक होगा तो वो एरिया, वो स्पॉट लाइटनिंग होगा या शाइनिंग होगा। तो ये कंडीशन में हम लोग जान पाएंगे कि यहीं पर आप लोग का क्रैक है। अगर कोई भी क्रैक नहीं मिलता है तो नॉर्मल सर्विस के लिए इसको फिटमेंट कर दिया जाता है। डेज डिफेक्ट्स कैन बी सीन बाय डीपीटी टेस्ट। तो डीपीटी ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट, इसमें किस प्रकार का डिफेक्ट्स को देखा जाता है, जांच किया जाता है। तो सरफेस अगर डिफेक्ट्स होगा तो इसके लिए ही डीपीटी किया जाता है, ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट किया जाता है। यहीं पर आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। जैसे कि डीपीटी टेस्ट सीवीसी नकल साइड फ्रेम व्हील के लिए किया जाता है। इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट्स आर टाइटेंड विद द व्हिच टाइप ऑफ टेप। तो एयर ब्रेक सिस्टम में जो थ्रेड को जॉइंट करने के लिए यहीं पर हम लोग जो टेप यूज करते हैं वो होता है टेफ्लॉन टेप, ऑप्शन बी के साथ चलिए। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनफ बोगी, व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट यूज। तो यहीं पर आप लोग का जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट यूज होगा इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस कैसनफ बोगी के लिए, ये G95 होता है, ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो G97 ये क्या होता है, ये आप लोग का आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट, इसमें क्या दिया गया है, इंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस दिया गया है। ये है एयर ब्रेक टेस्टिंग ऑफ गुड्स रैक, एयर ब्रेक टेस्टिंग ऑफ फ्राइड स्टॉक, इसी हिसाब से G86 जो है यहीं पर ये इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस बताया गया है किसके बारे में, बॉगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन के लिए, BT PGLN। इसी हिसाब से G90 जो है ये टेक्निकल आरडीएसओ पैम्पलेट जो है ये, इसमें इंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस दिया गया है बॉगी टैंक पेट्रोलियम न्यूमेटिक वागन के लिए। इसका मेंटेनेंस के बारे में ये टेक्निकल पैम्पलेट है। डीवी इज अटैच्ड विथ, तो डीवी किसके साथ अटैच्ड रहता है, ये सीआर के साथ अटैच्ड रहता है, कंट्रोल रिजर्वर के साथ। तो यहीं पर आप लोग ऑप्शन डी के साथ चलिए, डीवी इज अटैच्ड विथ सीआर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये अगर कॉमन पाइप ब्रैकेट है CPB है, इसका एक फेस में डीवी रहेगा, डीवी माउंट होगा, और दूसरा फेस में ये सीआर माउंट होगा, कंट्रोल रिजर्वर माउंट होगा या फीट होगा। ऐसे भी एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन स्लैक एडजस्टर बैरल जो होता है ये किस किस का बीच का जो डायमेंशन या डिस्टेंस को, क्लियरेंस को ये एडजस्ट करता है। ये व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच में जो क्लियरेंस रहता है ऐसे भी उसी को ही एडजस्ट करता है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मेनी साइड फ्रेम्स आर फिटेड इन ए कैसनफ बॉगी और ट्रॉली। तो यहाँ पर देखिए एक बॉगी या ट्रॉली, कैसनफ बॉगी का ट्रॉली या बॉगी में कितना साइड फ्रेम रहेगा, सिंपल ये 2 की संख्या में रहेगा, पर वागन में ये 2-2 करके 4 हो जाएगा साइड फ्रेम। थ्रेड्स आर क्लासिफाइड इनटू V थ्रेड्स, एक्मेट थ्रेड्स, नकल थ्रेड्स एसेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ। तो जैसे कि थ्रेड का क्लासिफिकेशन किया जाता है, यहीं पर जो एग्जांपल दिया हुआ है V थ्रेड हो गया, एक्मेट थ्रेड्स हो गया, नकल थ्रेड्स हो गया। तो ये सब आप लोग का जो थ्रेड है किसके आधार पर, किसके बेसिस पर इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो ये प्रोफाइल ऑफ ग्रुप
जो ग्रुप का प्रोफाइल होता है इसी के अनुसार इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसके साथ साथ ये अदर प्रकार का जो क्लासिफिकेशन होता है ये होता है इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड, इसी प्रकार का भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। दूसरा जो स्टार्ट के अनुसार राइट हैंड थ्रेड या लेफ्ट हैंड थ्रेड, इसी प्रकार का भी आप लोग का थ्रेड का क्लासिफिकेशन होता है। या स्टार्ट के अनुसार सिंगल स्टार्ट या मल्टी स्टार्ट, इसी प्रकार का भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। ए रिवेट कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज कॉल्ड, तो एक रिवेट में जो सिलिंड्रिकल पार्ट रहता है उसका नाम क्या है? तो सिलिंड्रिकल जो पार्ट रहेगा इसका नाम होगा, एक रिवेट में सिलिंड्रिकल पार्ट का नाम होगा शैंक हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि यहीं पर देख लीजिए एक रिवेट का इमेज बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो रहेगा ये होगा शैंक होगा, ये हेड पर्सन हो जाएगा और नीचे पर्सन जो है ये हो जाएगा टेल हो जाएगा। तो हमेशा जो सिलिंड्रिकल पर्सन है इसका नाम होगा एक रिवेट में शैंक हो जाएगा। If a screw thread advance in the nut when the screw is turned in a clockwise direction, it is called। यहीं पर देखिए if a screw thread advance in the knot when screw is turned in clockwise, तो यहीं पर देखिए जैसे कि एक स्क्रू के ऊपर एक नट आप लोग का एडवांस होगा, आगे तरफ उसको टाइट करते जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसी प्रकार का जो थ्रेड होगा इस थ्रेड को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। अगर होगा तो इसको राइट हैंड स्क्रू बोला जाएगा। इसी प्रकार का जो स्क्रू होगा राइट हैंड स्क्रू होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमाएंगे तो वो आगे की तरफ मुख होगा। अगर क्लॉकवाइज आप लोग का एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर ये मूव होता है तो ये कंडीशन में ये लेफ्ट हैंड स्क्रू हो जाएगा। तो यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार ये क्लॉकवाइज घुमाने से ये आप लोग का एडवांस हो रहा है आगे तरफ, तो इसी प्रकार का स्क्रू को राइट हैंड स्क्रू बोलेंगे। ऑप्शन बी के साथ चलिए। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली डिपेंड्स अपॉन द, यहीं पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला है, ये किस किस का बीच में? बेल्ट और पुली का बीच में। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो यहीं पर आप लोग का ये जो निर्भर करता है मटेरियल ऑफ बेल्ट एंड पुली, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। स्लीप ऑफ बेल्ट, इसके ऊपर भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ बेल्ट, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। स्ट्रेस कंसेंट्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू, तो यहीं पर स्ट्रेस कंसेंट्रेशन के बारे में पूछा गया है। जैसे कि जो स्ट्रेस कंसेंट्रेशन यहीं पर देख लीजिए इसके चलते क्या हो सकता है? तो अगर स्ट्रेस अगर प्रॉपरली एक सब्सटेंस में, एक मेटल में अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो ये कंडीशन में ये आप लोग का जो मटेरियल है ये क्रैक होने का, ब्रेक होने का, टूटने का संभावना रहता है। तो ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ना कि एक ही पॉइंट में ही स्ट्रेस कंसेंट्रेट होगा। अगर एक पॉइंट में स्ट्रेस अगर कंसेंट्रेट होगा, अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो मटेरियल टूटने का, क्रैक होने का चांस रहता है। तो यहीं पर क्वेश्चन है स्ट्रेस कंसेंट्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू, तो स्ट्रेस कंसेंट्रेशन क्यों होता है? तो इसका कारण है वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन ए मेंबर। तो यहीं पर देखिए एक मेंबर में यहीं पर अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है ये वेरिएशन होगा, अलग अलग होगा। एक ही मेंबर में, एक ही आप लोग का मटेरियल में अगर अलग अलग पॉइंट पर इसका जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है ये अलग अलग हो जाएगा। ये कंडीशन में भी स्ट्रेस कंसेंट्रेशन हो सकता है। पिटिंग एट पॉइंट्स और एरिया एट विच लोड ऑन ए मेंबर आर अप्लाइड,
तो कोई भी जगह में पिटिंग होता है या स्मॉल होल हो सकता है। ये कंडीशन में अगर लोड अप्लाइड कर देंगे तो इसके चलते भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होके ये मटेरियल ब्रेक हो सकता है। एब्रूप्ट चेंज इन सेक्शन, अगर कोई भी मटेरियल का सेक्शन में एब्रूप्ट चेंज हो जाता है, सडन चेंज हो जाता है, अचानक चेंज हो जाता है, ये कंडीशन में भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। तो ऑल ऑफ दी एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा का क्वेश्चन है 101 से। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्क्रिप्ट इज। तो यहाँ पर देखिए जो आप लोग का आर्टिकल अनुच्छेद 343 का 1 है, ये क्या बोल रहा है कि हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो संघ की जो राजभाषा है ये हिंदी है, और ये कौन सा लिपि में है, ये देवनागरी लिपि में है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। एच पर द स्टेट्स कैटेगराइज टू प्रोपागेट ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कंट्री, तमिलनाडु कम्स अंडर व्हिच रीजन। तो यहीं पर सिंपली आप लोग का जो राजभाषा रूल के अनुसार यहीं पर तमिलनाडु कौन सा क्षेत्र में, कौन सा रीजन में ये आता है। तो तमिलनाडु सी रीजन या गो क्षेत्र में आता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द अवार्ड अमाउंट गिवन फॉर पासिंग द हिंदी प्रबोध एग्जाम विथ 70% और हायर मार्क्स। तो यहीं पर अगर हिंदी में आप प्रबोध का एग्जाम 70% या उससे ज़्यादा मार्क रख के पास करते हैं तो इसके लिए जो कैश अवार्ड कितना दिया जाना चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ये 1600 हो जाएगा। तो यहीं पर कुछ डाटा देख लीजिए प्रोग्राम आप लोग का प्रबोध एग्जाम के बारे में। जैसे कि अगर आप मार्क्स सिक्योर किए हैं मोर देन आप लोग का 55% है, लेकिन लेस देन 60%, तो ये कंडीशन में आपको जो अवार्ड दिया जाएगा ये 400 रुपया होगा, 400 रुपीज। अगर मार्क्स सिक्योर किए हैं मोर देन 60% बट लेस देन 70%, तो ये कंडीशन में आपको 800 रुपया दिया जाएगा। और जो एग्जाम में आप लोग का आया है 70%, मोर देन 70% और इससे ज़्यादा अगर परसेंटेज होगा तो ये कंडीशन में 1600 रुपया दिया जाएगा। ये प्रबोध एग्जाम से रिलेटेड है। What will be the language of reply to the letters received in हिंदी we sent। तो जैसे कि हिंदी में आप लोग कोई भी लेटर प्राप्त किए हैं तो इसका आंसर आप लोग किस में देंगे, रिप्लाई किस में देंगे, इसको हिंदी में ही देंगे। What are the incentives given for passing हिंदी एग्जामिनेशन। तो हिंदी एग्जामिनेशन पास करने पर जो इंसेंटिव दिया जाता है, जो अवार्ड दिया जाता है, जो पुरस्कार दिया जाता है, ये क्या होता है। ये आप लोग का कैश अवार्ड भी हो सकता है, एक लमसम अवार्ड भी हो सकता है, पर्सनल पे भी हो सकता है। ये ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। Which one is not the name of the हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो यहीं पर जो हिंदी कोर्सेस केंद्रीय कर्मचारी के लिए होता है तो यहीं पर जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सा नहीं है। तो जैसे कि प्रवीण ये आप लोग का हिंदी कोर्स है, प्रबोध भी है, प्राज्ञ भी है, लेकिन ये परिचय बोल के कोई भी आप लोग का किसी प्रकार का हिंदी कोर्स नहीं है। अभी लेटेस्ट में पारंगत बोल के एक सब आप लोग का कोर्स ऐड किया गया है, पारंगत। हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमिटी। केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। एच पर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एम्प्लॉयज हुज मदर टंग इज हिंदी और हिंदुस्तानी और इट्स डायलेक्ट फॉल्स अंडर व्हिच कैटेगरी। तो यहीं पर आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज जो पॉलिसी के अनुसार
जो भी कर्मचारी हैं जिनका कि मातृभाषा हिंदी होता है या हिंदुस्तानी है या वो जो आप लोग का भाषा है वो वही रीजन में अगर गिरता है तो ये कंडीशन में आप लोग का उनका कौन सा कैटेगरी में उनको भाग किया जाएगा, तो वो कैटेगरी ए के अंतर्गत आएंगे जिनका कि मातृभाषा हिंदी होगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा यहीं पर क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज? ये हो जाएगा आप लोग का इंग्लिश हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द टारगेट प्रिस्क्राइब्ड इन द एनुअल प्रोग्राम फॉर सी रीजन फॉर राइटिंग नोटिंग्स इन हिंदी? तो सी रीजन के लिए हिंदी में आप लोग का नोटिंग्स लिखेंगे। तो इसके लिए आप लोग का टारगेट कितना प्रिस्क्राइब्ड है, टारगेट कितना फिक्स किया गया है, जो कि आप लोग का सी रीजन ग क्षेत्र वाला के लिए हिंदी में नोटिंग लिखने के लिए। व्हाट इज द टारगेट प्रिस्क्राइब्ड इन द एनुअल प्रोग्राम फॉर सी रीजन फॉर राइटिंग नोटिंग्स इन हिंदी? तो एनुअल प्रोग्राम के लिए ग क्षेत्र वाला के लिए जो हिंदी में नोटिंग्स लिखेंगे, इसके लिए टारगेट कितना है? इसके लिए जो टारगेट है ये 30% है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर कैरेज एंड वागन वर्कशॉप पेराम्बूर चेन्नई का JEE डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करे थे यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो फिर कोई एक डिवीज़न का पेपर लेके आप लोग के सामने जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।